everyone, welcome to Auras Academy. My name is Kritika and I'm the faculty of zoology. NEET is approaching, right? 5th May को हमारा एग्जाम होने वाला है. And during the last few months of any preparation, the most important aspect is revision and practicing the questions, right? तो Auras Academy की तरफ से हमने आपके लिए एक रिविजन प्रोग्राम चालू किया है जिसमें हम नीट में बायोलॉजी विच इज ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आपके लिए रिविजन सीरीज चालू करेंगे. तो मैं आपके लिए ज़ूलॉजी का रिविजन करवाऊंगी जिसमें हम बारी बारी से सबसे पहले 11th का रिविजन करेंगे एंड देन विल गो टू 12th, राइट? तो एज यू कैन सी टुडे दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स, राइट? So let's start. बायोमॉलिक्यूल्स. सबसे पहला सवाल आता है कि बायोमॉलिक्यूल होता क्या है, राइट? तो बायो का मतलब बायोस, वी ऑल नो दैट इट रेफर्स टू लाइफ. तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब वो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स. अब कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसके लिए वी आर गोइंग टू डू अ एनालिसिस. ठीक? तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है. हमने क्या किया, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू उठाया है ना. इट कैन बी प्लांट टिश्यू, इट कैन बी एनिमल टिश्यू, या फिर यह माइक्रोबियल कल्चर भी हो सकता है. ठीक? तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एनिमल टिश्यू. अब इस एनिमल टिश्यू को हमें क्रश करना है, पीसना है बच्चा. इस एनिमल टिश्यू को जब आप पीसेंगे, जैसे अगर आपको चटनी बनानी होती है तो आप पानी डालते हैं चटनी में, ठीक वैसे ही अगर मुझे इस एनिमल टिश्यू को पीसना है तो मुझे कुछ लिक्विड चाहिए. और यहाँ हम पानी नहीं लेंगे, यहाँ हम लेने वाले हैं एक कॉम्पोनेंट, एक एसिड जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक? तो हमने क्या किया, वो जो हमारा मोटार एंड पेसल होता है उसको लिया और उसमें हमने एनिमल टिश्यू रखा, उसमें हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड किया और उसको पीस डाला. जब पीसते हैं उसको, तो पीसने के बाद एक थिक स्लरी बनती है, एक बहुत थिक विस्कस मिक्सचर बनेगा. इस थिक स्लरी को हमने क्या किया, हमने लिया है एक बीकर और उस बीकर को कवर किया कॉटन क्लॉथ से और हमने इस थिक स्लरी को उधेल दिया, इसके ऊपर छान दिया जैसे आप चाय छानते हैं. तो जब आप चाय छानते हैं बच्चा, तो जो छन्नी है उसका पोर साइज है ना. चाय पत्ती चूंकि उससे ज्यादा बड़ी है तो ऊपर रह जाती है. चाय जो लिक्विड कंपोनेंट है वो थोड़ी पतली है, साइज कम है, तो वो छन के नीचे चली जाती है. मतलब चाय का आपने क्या कर दिया है, फिल्ट्रेशन. तो जो फिल्टर होके नीचे चला गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर ही रह गया, रिटेन्ड रह गया, उसको बोलेंगे रिटेंटेट. ठीक? तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली लिख लेते हैं. तो हमने क्या किया है, एनिमल टिश्यू लिया, मैंने पहले भी बोला था आप प्लांट टिश्यू भी ले सकते हैं. एनिमल टिश्यू लिया, हमने इसको किया ग्राइंड. ग्राइंडिंग यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. मोटार एंड पेसल में हमने इसको ग्राइंड किया. इसके बाद क्या मिला हमें बच्चा, वी ऑब्टेन्ड थिक स्लरी. सो थिक स्लरी is obtained and filtered
in a beaker using cotton cloth. अब जब हम इस बीकर में, जिसमें कि हमारा क्या है, थिक स्लरी है, ठीक, जब इसको उधेलेंगे तो हमने आपको बताया कि हमारे पास कुछ चीजें फिल्टर होके नीचे चली जाएंगी और कुछ चीजें ऊपर रिटेन्ड रह जाएंगी। तो जो ऊपर रिटेन रह गया उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला है रिटेंटेट। और जो छन के नीचे चला गया बच्चा, उसको हमने बोला फिल्ट्रेट। चलिए, तो ये बात क्लियर है, जो ऊपर रह गया वो रहा रिटेंटेट, जो नीचे छन के चला गया वो कहलाया फिल्ट्रेट। ठीक, अब ये जो फिल्ट्रेट है बच्चा, है ना, मैंने आपको बताया कि पक्का इसका साइज क्या रहा होगा, कम रहा होगा, इसलिए ये कॉटन क्लॉथ को पार होके छन पाया। तो फिल्ट्रेट जिसमें कि हमारा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड गया है, जो भी कंपाउंड जो कि सेल में था वो अगर उस एसिड में घुल गया है तो एसिड के साथ छन के नीचे चला गया, तो हम बोलेंगे फिल्ट्रेट में वो सारे कंपोनेंट आएंगे जो एसिड में क्या हो गए, घुल गए। मतलब दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज एसिड सॉल्यूबल पूल या फ्रैक्शन। और जो ऊपर रह गया वो पक्का हमारे एसिड में घुल नहीं पाया होगा, तो हमने क्या बोला इसको, एसिड इन सॉल्यूबल पूल या फ्रैक्शन। तो बात करते हैं कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स ऊपर ही रह गए और कौन कौन से बायोमोलिक्यूल छन के नीचे चले गए। तो ऑब्वियसली जो नीचे गए होंगे उनका साइज कम रहा होगा, साइज कम है, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो फिल्ट्रेट में पाए जाने वाले जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर नोन एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक, पर जो ऊपर रह गए उनका साइज ज्यादा होगा, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, तो ऊपर जो रह गए उनको हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो फिल्ट्रेट कंटेन्स, लिख लेते हैं, contains micromolecules, whereas retentate contains macromolecules। ठीक, अब आप बोलेंगे कि हमारे पास रेंज क्या है मैम मॉलिक्यूलर वेट की। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो 18 से 800 डाल्टन, 18 to 800 डाल्टन के रेंज में आते हैं, पर जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो ग्रेटर दैन 800 डाल्टन की रेंज में आते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको भी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट वुड बी 18 to 800 डाल्टन, और यहां पर मॉलिक्यूलर वेट वुड बी ग्रेटर दैन 800 डाल्टन। ठीक, तो बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है माइक्रोमोलिक्यूल्स के एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स के। तो जितने भी पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होंगे बायोमोलिक्यूल्स में, पॉलीमर जैसे अमाइनो एसिड का पॉलीमर विच इज प्रोटीन, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, जो हमारा शुगर है उसका पॉलीमर कहलाता है पॉलीसैकेराइड,
जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, आगे जिक्र करने वाले हैं हम, उसका पॉलीमर कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड विच इज योर डीएनए एंड आरएनए। तो ये जितने भी पॉलीमर्स हैं दे आर लार्ज साइज्ड एंड दे वुड बी कंसिडर्ड इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स। पर इस पॉलीमर को बनाने वाले जो यूनिट हैं, जो सबसे छोटी इकाई है ना, जैसे एक अमाइनो एसिड जो कि जुड़ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाई, तो उस एक अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। तो हमारे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे रिटेंटेट में जो मैक्रोमोलिक्यूल मिला उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो एग्जाम्पल वुड बी सबसे पहले पॉलीसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड के बाद पॉलीपेप्टाइड, protein which is, then we have polynucleotide which is nucleic acid, ठीक, which is DNA and RNA। पर माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो जो इनका रिपीटिंग यूनिट था पॉलीसैकेराइड में, जैसे सिंपल शुगर है ना, तो यहां पर एग्जांपल वुड बी पॉलीसैकेराइड को बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई चाहिए थी वो क्या थी, सिंपल शुगर। तो हमने लिया सिंपल शुगर, या हम मोनोसैकेराइड बोल सकते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाएगा हमारा अमाइनो एसिड, फिर आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ऑल्सो। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है आगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो यहां मैंने जितने भी नाम लिखे हैं दीज आर नथिंग बट योर एग्जांपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा, प्रोटीन लिखा, मैंने आपके लिए मतलब न्यूक्लिक एसिड लिख दिया, पर क्या मैंने कहीं भी लिपिड का जिक्र किया है? नहीं। तो लिपिड को थोड़ा एक स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो लिपिड है वो मिला हमें रिटेंटेट में, पर बाद में जब एनालिसिस की गई तो देखा गया कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम टिश्यू को क्रश कर रहे थे तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट हुआ। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर। तो जो आपका लिपिड मॉलिक्यूल होता है कुछ इस प्रकार अरेंज होता है बच्चा, क्योंकि इसके पास पोलर और नॉन पोलर ग्रुप दोनों होता है, तो कुछ इस प्रकार अरेंज होता है कि इसका केवल पोलर पोर्शन पानी को फेस करे, पोलर सॉल्वेंट को फेस करे, नॉन पोलर कंपोनेंट पोलर सॉल्वेंट को फेस ना करे। तो जब इसको हम एक ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में पीस रहे थे तो जब इसका सेल मेम्ब्रेन टूटा तो लिपिड बिल्कुल अलग अलग बिखर गया। लिपिड ने अपने आप को वापस से कुछ ऐसे अरेंज कर लिया कि भैया इसका पोलर पार्ट जो है वो ही केवल पोलर सॉल्वेंट के को फेस करे। तो इसी वजह से जो हमारा लिपिड है वो बना लेता है वेसाइकल। क्या बना लेता है? वेसाइकल। और ये जो वेसाइकल है ये इस कॉटन क्लोथ को पार नहीं कर पाया, इसलिए किसमें मिला? रिटेंटेट में। पर अगर आप एक इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 800 डाल्टन से कम दिखेगा। इसलिए साफ साफ अगर मैं बात कहूं तो जो हमारा लिपिड है, स्टार मार्क करके लिखेंगे, दैट लिपिड इज not strictly a macromolecule। इसको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 800 डाल्टन से कम।
तो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 Dalton but present in acid insoluble pool. क्यों? Because it forms vesicles. तो आई होप इतना पार्ट आपके लिए क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर हम लिपिड पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का डिस्कशन हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में रहने वाला है, ठीक? पर एक और बात आप जाने बच्चा कि अगर मैं एक सेल की बात करूं, है ना, तो सेल के अंदर ये सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब उस सेल के अंदर जितने बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सब मिलके सेल को एक वेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक सेल के अंदर किस बायोमोलिक्यूल का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है उसके मास में, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो अगर मैं एक सेल की बात करूँ तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है कंपोनेंट्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स, और मैंने वाई एक्सिस पे लिया है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर की। सेल के अंदर उसके मास में वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, विच इज सरप्राइजिंगली 70 to 90%। इट कैन वेरी। तो वाटर 70 से 90% के आसपास है। जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन है जिसका, वो है आयंस। आयंस आर नॉट अंडर बायोमोलिक्यूल, पर आयंस तो होंगे ही, है ना? तो सबसे ज्यादा कौन है? पानी। और सबसे कम कौन है? आयंस। और आयंस लगभग 1% है बच्चा। तो सबसे ज्यादा पानी, सबसे कम आयंस का कंट्रीब्यूशन। पर बीच में क्या? तो बीच में ट्रिक है आपके लिए याद रखने के लिए, पेंसिल। कैसे याद रखेंगे? पेंसिल। ठीक। तो पी से क्या हो जाएगा? पी से होगा, बताइए कौन सा बायोमोलिक्यूल होना चाहिए? तो पी से होना चाहिए बच्चा जी प्रोटीन। एन से क्या होना चाहिए? तो एन से होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड। सी से क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और एल से क्या होना चाहिए? लिपिड। ठीक, सबसे ज्यादा पानी, सबसे कम आयन, और बीच में ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? पेंसिल। तो जो हमारा प्रोटीन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो उसका कंट्रीब्यूशन है लगभग 10 से 15%। न्यूक्लिक एसिड का कंट्रीब्यूशन है लगभग 5 से 7%। कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन है 3%। लिपिड का कंट्रीब्यूशन है 2%। याद रहेगा आपको, है ना? तो अगर मैं बात करूं, ऑर्डर लिख दूं यहां पर मैं आपके लिए, तो वाटर है, फिर है आपका सबसे कम आयंस, और बीच में क्या आ जाएगा बच्चा जी? बीच में आएगा पेंसिल। तो दिस वुड बी दी ऑर्डर। चलिए अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, चलिए कार्बोहाइड्रेट। आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में सुना है क्या? सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, बगल में डॉट लिख के H2O लिख देते हैं, है ना? इसी को हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? एक एग्जांपल देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट सबने नाम सुना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सब बता सकते हैं, C6H12O6, यही फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं? CH2O
होल 6। एक ही बात है क्या? यस। क्या आपको लग रहा है कि कार्बन के बगल में डॉट लिखे मैंने H2O लिख दिया? तो नाम वहीं से आया। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ऐसा बायोमोलिक्यूल विच आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दे आर, लिख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक, बहुत अच्छा। अब अगली बात करते हैं। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं हम, और वहां आप देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में खूब सारा OH 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 आने वाला है। OH जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ऐसे कंपाउंड को क्या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बोल सकते हैं? यस। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन शुगर्स में आपको या तो कीटोन ग्रुप दिखेगा या नहीं तो एल्डिहाइड ग्रुप दिखने वाला है। तो कीटोन है तो ऐसे शुगर को बोल देंगे कीटोज। ओज का मतलब शुगर, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप है, तो कीटोज या एल्डोज। तो क्या मैं कार्बोहाइड्रेट को बोल सकती हूं दैट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और एज वेल एज कीटोज। तो लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। क्यों बोला पॉलीहाइड्रोक्सी? क्योंकि बहुत सारे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो दे कैन बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। एल्डोज क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। कीटोज क्यों बोला? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होने वाला है? कीटोन। ठीक, तो ये दो बातें हो गई कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग जनरल। कार्बोहाइड्रेट का यूज तो सबको पता ही होगा। one of the most important functions is that it is broken down in order to produce energy। जैसे ग्लूकोज को आप मेटाबोलाइज करते हैं, जो कि आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। भैया ग्लाइकोलिसिस करी, पायरुविक एसिड बनाया, फिर उसको भेजा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल करवाया, ETS करवाया और इवेंचुअली ATP प्रोड्यूस करवाया, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। ठीक, बाकी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना। पर यहां पे हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक, जो मोनोसैकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो अगर मोनो का मतलब होता है एक, तो सबसे छोटी इकाई मोनोसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड को जोड़ कर, कैसे जोड़ेंगे? फेविकॉल से नहीं, बॉन्ड बना के। और इस बॉन्ड का नाम आगे मैं लेने वाली हूं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो हमने मोनोसैकेराइड को जोड़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से। अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑन डिपेंडिंग अपॉन कितना मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमारा जुड़ा है, तो नंबर वुड वेरी। तो कितना होगा? तो 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट को अगर आपने जोड़ दिया और जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिला उसको आपने क्या बोला? ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 को जोड़ा तो कहेंगे डाइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड को जोड़ा तो कहेंगे ट्राइसैकेराइड, एटसेट्रा। तो बताइए, अगर बॉन्ड से उसको जोड़ा है तो बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। बॉन्ड का टूटना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज ऐसा एंजाइम जो कि वाटर के प्रेजेंस में लाइसिस करता है, इसलिए हमने इस स्टेप को क्या बोल दिया? हाइड्रोलिसिस। तो अगर ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे? आंसर है यस। तो ओलिगोसैकेराइड दे आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक, पर अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं, पॉली मतलब मेनी, ओलिगो मतलब फ्यू होता था,
तो पॉली का मतलब हो जाएगा जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आप ज्वाइन करेंगे. कितने सारे? तो hundreds and thousands of monosaccharide unit. When they are joined together, then polysaccharide is formed. क्या आप पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? तो आंसर है यस. मतलब दे कैन ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज्ड. ठीक, तो क्या मोनोसैकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो. तो लिख लें इसके बारे में. तो हम लिखते हैं सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोल सकते हैं, है ना? दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या इसी को जोड़ जोड़ के हमने ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड बनाया था? मतलब इसको जोड़ जोड़ के हम पॉलीमर बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर. तो मोनोसैकेराइड्स आर व्हाट? मोनोमेरिक यूनिट. कैन दे बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर? तो आंसर है नो. दे कैन नॉट बी hydrolyzed further. Is that clear? Cannot. चलिए, ओलिगोसैकेराइड में हमने क्या समझा? हमने समझा that formed by joining कितने यूनिट्स? तो 2 to 9 monosaccharide units. Can they be hydrolyzed further? तो आंसर है yes. तो they can be hydrolyzed further. अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो formed by joining many monosaccharide units. many, और many में भी कितना? तो it would be hundreds में to thousands. ठीक. Can they be hydrolyzed further? Yes. They can be hydrolyzed further. तो आज का पूरा डिस्कशन इन्हीं मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करने में जाने वाला है. तो मोनोसैकेराइड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बच्चा. एक कहलाता है हमारा सिंपल शुगर और एक कहलाता है हमारा डेराइव्ड शुगर. दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, सिंपल एज वेल एज डेराइव्ड शुगर. डेराइव का मतलब क्या होता है? कहीं से डेराइव, डेरिवेशन हुई है इसकी. मतलब सिंपल शुगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके डेराइव्ड शुगर मिलता है. ठीक, तो हमारे पास मोनोसैकेराइड में सिंपल एंड डेराइव्ड शुगर. इंडिविजुअली इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ओलिगोसैकेराइड में हमने आपको एग्जांपल क्या बोला कि अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ गए तो क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड. अगर तीन मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ गए तो क्या कहलाएगा? ट्राइसैकेराइड. ठीक, तो आज का डिस्कशन हमारा ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड पे फोकस्ड रहेगा. ठीक,
पॉलीसैकेराइड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम आगे क्लासिफाई करेंगे कि इसको हम होमो पॉलीसैकेराइड, हेटेरो पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो लिख देती हूँ यहाँ पे वैसे मैं कि हमारे पास पॉलीसैकेराइड में भी 2 डिविजन्स हैं। कौन कौन से? होमो पॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इन सब का नाम आपने सुना है ना? ये सब आएंगे आपके पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक, तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन रहेगा मोनोसैकेराइड, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल शुगर के बारे में, फिर बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की, एंड देन पॉलीसैकेराइड। ठीक, शुरू करते हैं बच्चा। मोनोसैकेराइड, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले सिंपल शुगर की। जो सिंपल शुगर होता है हमारा, एकदम साधारण सा, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, विच इज CH2O N। ठीक, सिंपल फॉर्मूला, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हमने बोला ही था स्टार्टिंग में। अब N की वैल्यू 3 से लेके 7 कुछ भी हो सकती है, 3 हो तो बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैंने बोला N इज इक्वल्स टू 3 तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा जी? C3H6O3, राइट? अगर N की वैल्यू हो जाएगी 4 तो केमिकल फॉर्मूला C4H8O4, आसान सा है। अगर N की वैल्यू हो जाएगी 5 तो केमिकल फॉर्मूला C5H10O5। N की वैल्यू अगर 6 हो जाएगी तो C6H12O6, सुना सुना लग रहा है। अगर N की वैल्यू हो जाएगी 7 तो C7H14O7। ठीक, तो अगर N की वैल्यू 3 है तो ऐसा सिंपल शुगर कहलाएगा ट्राइओज। अगर 4 है तो कहलाएगा टेटरोज। लिखते जाती हूं मैं, है ना? तो ये कहलाएगा बच्चा ट्राइओज, ये कहलाएगा अगर N की वैल्यू 4 है तो टेटरोज, अगर 5 है तो कहलाएगा पेंटोज, 6 है तो कहलाएगा हेक्सोज, और 7 है तो कहलाएगा हेप्टोज। तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम आज पढ़ेंगे पेंटोज के बारे में और हेक्सोज के बारे में। कुछ पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज। सुना है क्या आपने नाम? तो राइबोज वुड बी पेंटोज शुगर। अगर मैं हेक्सोज शुगर की बात करूं तो इसके अंदर एग्जाम्पल जाने वाला है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो ये जो भी नाम मैंने लिखा है ना बच्चा, ये सारे के स्ट्रक्चर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं हेक्सोज एंड पेंटोज को बारी बारी से। जितने भी पेंटोज होंगे फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। जितने भी हेक्सोज होंगे, चाहे ग्लूकोज, चाहे मैनोज, चाहे गैलेक्टोज, चाहे फ्रक्टोज, सबका केमिकल फॉर्मूला वुड बी C6H12O6। आप बोलेंगे मैडम सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है, नाम अलग अलग है, ऐसा कैसे? तो क्या इनको हम आइसोमर्स बोल सकते हैं? तो आंसर है यस। ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो पर हो सकता है इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ जाए, तो दीज आर नथिंग बट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। 2 टाइप के आइसोमर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो लेट्स स्टार्ट।
हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? हेक्सोज के बारे में। हेक्सोज में हम किसके किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। डिटेल में पढ़ाती हूं ग्लूकोज के बारे में, ठीक। अब ग्लूकोज जो है इसको बोला जाता है बच्चा, आपको मिलेगा बुक में कहीं कहीं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेप में अबंडेंटली पाया जाता है, इसलिए ग्रेप शुगर बोल दिया, ठीक। अब ग्लूकोज में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में, और आपको मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने आपसे बोला कि आपको बनाना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी बना के देखेंगे। तो आप बोलेंगे मैडम मैं तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकता हूं, पर आपको मुझे 3 बातें बतानी पड़ेंगी। जब भी आपको कोई बोले कि आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप उससे 3 इंफॉर्मेशंस मांगेंगे, और वो सारे इंफॉर्मेशन क्या होंगे? तो सबसे पहले आप पूछेंगे बताइए केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि आप तो स्मार्ट है, आपको पता है कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। होता है C6H12O6, ठीक। दूसरा सवाल क्या पूछेंगे आप पूछेंगे कि बताइए भैया ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो मैं आपका काम आसान करती हूं, आपको याद रखना होगा कि जितने भी शुगर्स आप पढ़ने वाले हैं, है ना, राइबोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सब में अगर फ्रक्टोज को छोड़ दें, इनमें अगर फ्रक्टोज को छोड़ दें, तो राइबोज, ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, इन सब में फंक्शनल ग्रुप होने वाला है बच्चा एल्डिहाइड। राइबोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? दैट वुड बी कीटोन। आसान हो गया काम आपका। तो आपको इनके ही स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं बच्चा। तो आप याद रखेंगे फ्रक्टोज में होगा कीटोन, इसके अलावा जो भी शुगर्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा? एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज में 3 जानकारियां चाहिए थी। केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया क्या होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड थोड़ी केमिस्ट्री तो आती है अपन को, है ना, पढ़ भी बायोकेमिस्ट्री ही रहे हैं, तो थोड़ी केमिस्ट्री रिक्वायर्ड रहेगी बच्चा। एल्डिहाइड जो है हमारा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को हम? क्या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कार्बोनिल कार्बन बनाया, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस तरफ कार्बन किसी और से जुड़ा होगा। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। 2 जानकारियां मिल गई आपको। एक बात बताइए, अगर केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है, मतलब हेक्सोज है, और अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो क्या मैं ग्लूकोज को एक नाम दे सकती हूं, और वो नाम क्या होगा? एल्डोहेक्सोज। तो आप बोलेंगे मैडम केवल ग्लूकोज को ही क्यों? जितने भी हेक्सोज शुगर हैं और उनके पास एल्डिहाइड है, सबको क्या बोल सकते हैं? एल्डोहेक्सोज। तो यू आर वेरी मच करेक्ट। तो जितने भी हमारे पास ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? एल्डोहेक्सोज। राइबोज को क्या बोलेंगे बताइए? एल्डोपेंटोज। बहुत अच्छा। चलिए, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, है ना बच्चे? शुरू करते हैं। पर मैंने आपको केवल 2 ही आंसर्स दिए हैं। तीसरा सवाल आप क्या पूछेंगे कि बताइए भैया कि ग्लूकोज में जो ये 6 कार्बन है, इसमें बहुत सारा OH रहने वाला है, तो OH की पोजीशन क्या होगी? तो मैं आपको बताती हूं कि जो 3rd कार्बन है बच्चा, 3rd कार्बन, उस 3rd कार्बन पर जो OH होने वाला है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे कार्बन पे क्या होगा? राइट हैंड साइड, ठीक। तो 3 चीजें आपको पता चल गई। तो चलिए बनाते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 6 कार्बन है ना बच्चा, तो मैंने 6 कार्बन की एक चेन बना दी। देखिए 2 3 4 5 6, ठीक। मैंने 6 कार्बन की क्या बना दी? एक चेन बना दी। बहुत अच्छा। अब मुझे बनाना है फंक्शनल ग्रुप।
तो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और याद रखते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल कार्बन पे जाएगा, ठीक, कीटोन टर्मिनल पे नहीं जाता, ठीक, अगर आपको पता हो तो, वरना अभी आपको पता चल गया कि हम एल्डिहाइड को हमेशा टर्मिनल कार्बन पे रखेंगे। तो ये मैंने बना दिया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने 6 कार्बन की चेन बनाई, मैंने फंक्शनल ग्रुप रख दिया। अब तीसरा काम क्या करना है, मुझे यहाँ की नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग बिल्कुल IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत हमेशा जब भी नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप को तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ नंबरिंग अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, कहाँ से करेंगे? तो वहां से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर असाइन हो। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम नंबरिंग यहां से शुरू करें। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स इट। अब ये काम कर लिया हमने। अब हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे? HOH से, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, राइट। तो बहुत सारे OH होने वाले हैं, पर मैंने आपको बताया कि एक OH को ध्यान रखेंगे, कौन सा? थर्ड कार्बन का। कहां जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां मैंने बना दिया थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे कार्बन पे कहां? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। फिर वैलेंसी किससे फुलफिल करेंगे? हाइड्रोजन से। क्या सब सारे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई है? क्या लास्ट कार्बन पे अभी भी एक बॉन्ड बनना बाकी है? यस। तो किससे फुलफिल करेंगे? हाइड्रोजन से। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना के दिखाया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चा ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसका है? ग्लूकोज का। सो दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत आसान है। बायोमोलिक्यूल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप पेन पेपर उठाइए और लिख लिख के स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करिए। ट्रिक्स मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जब भी बनाना हो, आप 3 सवाल पूछेंगे। केमिकल फॉर्मूला बताइए, फंक्शनल ग्रुप बताइए, और किस कार्बन पे OH की क्या दशा है ये बताइए। तो मैंने आपको बताया कि केवल थर्ड पे आपको OH लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, बाकी सब में राइट हैंड साइड। चलिए, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। पर हम जब भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, पानी में घोला ग्लूकोज को, तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ये गायब, 1% से भी कम में दिखेगा आपको। तो ग्लूकोज क्या हो गया इसको? तो ग्लूकोज अपना शेप बदल लेता है, यह अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है साइक्लिकल स्ट्रक्चर में। एक शब्द का इस्तेमाल करने वाली हूं, घबराइएगा नहीं। इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऐसा ही कुछ होता है जब इसको पानी में घोलते हैं। तो मैं ग्लूकोज में आपको समझाने के लिए पहली दफा बताऊंगी कि भैया इस ओपन चेन में क्या होता है कि ये साइक्लिकल बन जाता है। इसके आगे जितने भी मैं शुगर्स के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी उसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हम अपनाएंगे। तो पहली दफा पढ़ रहे हैं इसलिए समझ लेते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चा, ये साइक्लिकल कैसे बनता है। अब जो है, सबसे पहली बात देखिए, यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, और ऑक्सीजन आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन खूब पसंद है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाहता है, जिसकी वजह से यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है? पार्शियल निगेटिव, और कार्बन के पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना बच्चा, ये जो 5th कार्बन है ना? इस 5th कार्बन को करनी है फ्रेंडशिप। किससे? 1st कार्बन से। पर 1st कार्बन थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ठीक। अब ये बोलता है 5th कार्बन को कि अगर तुम्हें फ्रेंडशिप करनी है, बॉन्ड बनाना है, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आओ। तो 5th कार्बन बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास OH है, और OH में जो O है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, इसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन है। दिस ऑक्सीजन हियर वुड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन का धनी, जो कि गरीबों को, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो हमारा OH है ना बच्चा,
इस OH के पास लोन पेयर होता है और इसकी वजह से ये किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये OH बोलेगा कि कोई बात नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं। तो रिजल्ट क्या होने वाला है, देखिए। ये मैंने बनाया फर्स्ट कार्बन और यहां मैं सीधे बना रही हूं फिफ्थ कार्बन, ठीक, बीच में मैंने नहीं बनाया, जस्ट फॉर द सेक, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है। यहां पे ये जो ऑक्सीजन है इसने कार्बन पे अटैक किया और कुछ ये रिजल्ट रहा। जैसे ही ऑक्सीजन ने इस फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया, ये जो फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन था इसने बोला कि भैया कार्बन, तुम तो दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ही रहे हो, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत। तो इसने झटके से एक बॉन्ड तोड़ दिया और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख लिया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन था जिसने इस फर्स्ट कार्बन से दोस्ती करी, इसने तो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के ही डाले बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? यस। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। दोस्ती करके घाटे में आ गया बच्चा। अब इस ऑक्सीजन का रोना चालू। तो ये जो हाइड्रोजन है ये बोलेगा जा भाई, तू भी क्या याद रखेगा, ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। H+ का रिमूवल है, डीप्रोटोनेशन बोलते हैं ना। तो हमारा H+ गया और ये H+ किससे जुड़ गया बच्चा? इस O- से। तो क्या बन गया रिजल्टेंट स्ट्रक्चर? ऐसा कुछ C1 C5। चलिए जी, ये बात समझ आएगी आपको, ठीक। बचा हुआ कार्बन बना देती हूं। तो ये पहला कार्बन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा CH2OH, ठीक। थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब पे राइट हैंड साइड, बाकी वैलेंसी H H और H से फुलफिल होगी। क्या स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? ठीक। तो क्या आपको रिंग बनता हुआ दिख रहा है क्या बच्चा? ये देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। मतलब 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिलके बनेगा, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, टोटल मेंबर 6। और 6 मेंबर की रिंग कैसे बनती है? साइक्लोहेक्सेन जैसी। चलिए बना के देखते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन जैसे रिंग बनने वाली है। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं क्या? बताइए, ऐसे ही बनाते हैं? यस। क्या पूरे इस रिंग में क्या केवल कार्बन ही कार्बन है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या ऑक्सीजन है? यस। तो यहां मैंने ऑक्सीजन रख दिया। बताइए ऑक्सीजन कौन कौन से कार्बन के बीच शेयर्ड है? फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो मैंने नंबरिंग दे दी, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा फिफ्थ कार्बन, तो ये बचा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। अब हमारे पास इस रिंग स्ट्रक्चर को जो मैंने बनाया है, 2 बना लेती हूं, है ना। दो बना लिया है मैंने। क्यों बनाया है अभी पता चलेगा आपको। चलिए, तो मैंने रिंग बनाया साइक्लोहेक्सेन जैसा, बीच में ऑक्सीजन डाला और ये ऑक्सीजन फर्स्ट और फिफ्थ के बीच शेयर्ड है, तो मैंने नंबरिंग कर दी। अब देखिए जरा आप, क्या फिफ्थ के माथे पे यहां पर नीचे सिक्स्थ कार्बन है क्या? CH2OH। तो मैंने यहां फिफ्थ के माथे पे CH2OH लिख दिया, CH2OH लिख दिया। क्या है ये? 6 कार्बन, ठीक। ये जो रिंग आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक? तो इस रिंग के अंदर जो एलिमेंट है वो कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब 2 टाइप का एलिमेंट है, तो ऐसा साइक्लिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक, ठीक। अगर एक ही जैसा होता तो हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक। तो ये हेटेरोसाइक्लिकल स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर है ना बच्चा, ये दिख रहा है आपको एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं पाइरान।
पाइरान कुछ ऐसा होता है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूरान कुछ ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान और इसको हम बोलते हैं पाइरान। तो देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है क्या वो पाइरान जैसा दिख रहा है? यस। तो ऐसा शुगर कहलाएगा पाइरानोज। तो क्या मैं इसको ग्लूको पाइरानोज बोल सकती हूँ? यस, दिस इज ग्लूको पाइरानोज, ठीक। चल अब याद रखिएगा जो भी इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड है वो रिंग में ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए फर्स्ट कार्बन को छोड़ते हुए अभी हम लिखते हैं बाकी कार्बन पे HOH। तो सेकंड पे OH नीचे H ऊपर, थर्ड पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे बचा H। ऐसा ही यहां करेंगे H OH OH H H OH H, ठीक। दो रिंग बनाए हमने। अब मैंने दो रिंग क्यों बनाया है? देखिए फर्स्ट कार्बन पे आपके पास ये लीनियंसी है कि आप OH को या तो नीचे की तरफ रखिए या नहीं तो OH को ऊपर की तरफ रखिए, ये आपके लिए छूट है, ठीक। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखिए यहां पर जो OH है और जो सिक्स्थ कार्बन है क्या वो अलग अलग प्लेन पे हैं? तो आंसर है यस। क्या ये दोनों सेम प्लेन पे हैं? तो यस। तो यहां पर लास्ट कार्बन एंड दिस OH इज ऑन डिफरेंट प्लेन, यहां पर ऑन द सेम प्लेन। एक बात बताइए, क्या ये CH2OH और OH की दूरी और यहां CH2OH और OH की दूरी, कहां दूरी ज्यादा है बच्चा? बताइए, क्या यहां दूरी ज्यादा है? मतलब फार है। फार है मतलब दिस इज नोन एज अल्फा फॉर्म, तो ये क्या कहलाएगा? बीटा फॉर्म। मतलब ये दोनों ग्लूकोपाइरानोज में कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन में डिफरेंस है। एक फार है और एक फार नहीं है। जो फार है वो अल्फा, जो नहीं है वो बीटा। क्या मैं बोल सकती हूँ इसके स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है पर एकदम हूबहू बिल्कुल सेम कंपाउंड? तो ये क्या एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे? तो आंसर है यस, दे आर आइसोमर्स। और ऐसे आइसोमर्स कहलाते हैं बच्चा, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। क्या कहेंगे इनको हम? एनोमर्स। मतलब अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर एनोमेरिक फॉर्म्स, ठीक। तो मैंने बोला कि एनोमर कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन कौन हो जाएगा? फर्स्ट कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन इज फर्स्ट कार्बन। केवल ग्लूकोज ही नहीं, जितने भी एल्डोज होंगे, जितने भी ऐसे शुगर जिनके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उन सब में एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। पर जो कीटोज होते हैं जैसे फ्रक्टोज, उसमें एनोमेरिक कार्बन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड कार्बन होगा। इज दैट क्लियर? चल, तो ग्लूकोज हमने पढ़ा, राइट। स्ट्रक्चर आई होप इट इज क्लियर, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे हेक्सोज की। मैनोज एंड गैलेक्टोज, ठीक। स्ट्रक्चर बनाने के लिए तीन जानकारियां है ना। सबसे पहला केमिकल फॉर्मूला, दोनों में क्या होगा? C6H12O6, C6H12O6 खुद से लिखना है आपको, है ना। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सबसे टर्मिनल कार्बन पे जाएगा दोनों में। अगर मैं बताऊं OH की पोजीशन, तो याद रखिएगा मैनोज में सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे OH क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। पर अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो यहां थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे होगा OH ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब में राइट हैंड साइड होगा। और यहां भी शेयरिंग होगी ऑक्सीजन की, बिल्कुल फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच। हमेशा सेकंड लास्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा रिंग फॉर्मेशन में, ठीक ठीक।
तो ये स्ट्रक्चर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल ग्लूकोज जैसा ही सिमिलर बनेगा, बस डिफरेंस होगा तो OH की पोजीशन में। ठीक, अगर मैं बात करूं मैनोज की तो OH ऊपर जाएगा सेकंड और थर्ड दोनों पे, और गैलेक्टोज की बात करें तो OH ऊपर जाएगा थर्ड और फोर्थ दोनों पे। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट माई सेल्फ, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए ये देखिए, मैनोज बनाया मैंने, है ना, ये बनाया ग्लूकोज, थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मैंने बनाया मैनोज जिसमें थर्ड और सेकंड दोनों पे OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इस दोनों स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए बच्चा, देख लिया, डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में? सिमिलैरिटी नहीं पूछ रही हूं, डिफरेंस पूछ रही हूं। इसमें थर्ड पे OH और यहां थर्ड और सेकंड दोनों पे OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिफरेंस क्या है? क्या केवल सेकंड कार्बन के OH की पोजीशन में डिफरेंस है क्या? तो इसमें सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड और इसमें क्या है, राइट हैंड साइड। मतलब इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, C6H12O6 ही है, पर डिफरेंस क्या है? क्या सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन में डिफरेंस? यस। तो क्या मैं इसको आइसोमर्स बोल सकती हूँ? यस। और ऐसे आइसोमर्स, ऐसे दो केमिकल कंपाउंड जिसमें केवल एक कार्बन के अक्रॉस OH की पोजीशन अलग हो, और वो एक कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर एनोमेरिक कार्बन होगा तो उसको तो एनोमर बोलेंगे। तो एनोमेरिक कार्बन को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा किसी भी एक कार्बन पे अगर OH की पोजीशन में डिफरेंस है तो ऐसे आइसोमर्स कहलाते हैं एपीमर्स। क्या कहेंगे हम इनको बच्चा? एपीमर्स। ठीक, तो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ OH अक्रॉस वन कार्बन, और वो कार्बन कौन सा हो, एनोमेरिक कार्बन के अलावा कोई भी। तो बताइए यहां पर एपीमेरिक कार्बन कौन सा होगा? क्या सेकंड कार्बन पे OH की डिफरेंस है पोजीशन में? तो हम बोलेंगे एपीमेरिक कार्बन इज सेकंड। इज दैट क्लियर? ठीक, लाइकवाइज ये मैंने बनाया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। देखिए दोनों में डिफरेंस बताइए आप मुझको, सिमिलैरिटी नहीं पूछ रही हूँ, डिफरेंस बताइए। इसमें भी थर्ड में OH लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी थर्ड में OH लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलर है, डिफरेंस नहीं है। पर डिफरेंस क्या है? फोर्थ कार्बन पे OH यहाँ कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ कहाँ है, राइट हैंड साइड। मतलब ये जो फोर्थ कार्बन है, क्या इसके अक्रॉस दोनों में OH की पोजीशन अलग अलग है? तो आंसर है यस। और सब कुछ सेम है, केवल एक कार्बन जो कि एनोमेरिक कार्बन नहीं है उस पे अगर OH की पोजीशन में डिफरेंस आया तो क्या मैं इसको एपीमर्स बोल सकती हूं? तो यस, दे आर एपीमर। और एपीमेरिक कार्बन कौन सा हो जाएगा बताइए? तो एपीमेरिक कार्बन इज फोर्थ कार्बन। तो हमने दो आइसोमर्स पढ़े, एनोमर्स एंड एपीमर्स। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे हैं बच्चा सिंपल शुगर। सिंपल शुगर में हम पढ़ रहे हैं हेक्सोज, और हेक्सोज में हमने ग्लूकोज को पढ़ा डिटेल में, और फिर हमने पढ़ा थोड़ा सा मैनोज, थोड़ा सा गैलेक्टोज, और मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप खुद से मैनोज और गैलेक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड रिंग फॉर्म बनाएंगे, बोथ अल्फा एज वेल एज बीटा फॉर्म। ठीक, अब आते हैं फ्रक्टोज पर, और फ्रक्टोज का मुझे बनाना है ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो मैंने बोला जब भी कोई आपको बोले ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो 3 सवाल पूछेंगे, बताइए केमिकल फार्मूला क्या है? तो आप तो स्मार्ट हैं, आपको पता है केमिकल फार्मूला क्या है। क्या है? C6H12O6। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला आपको फंक्शनल ग्रुप सारे जितने भी शुगर्स पढ़ने हैं उनमें क्या है, एल्डिहाइड, केवल फ्रक्टोज को छोड़ के। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, कार्बोनिल कार्बन। और पोजीशन ऑफ OH की बात करें तो ग्लूकोज की तरह यहां भी थर्ड कार्बन पे OH क्या होगा, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। याद रखेंगे, ठीक। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा। हमने बनाना है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मुझे फंक्शनल ग्रुप कीटोन रखना है, टर्मिनल कार्बन पे रख सकते हैं? नहीं,
तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्लेस करते हैं। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर असाइन हो तो नीचे से ऊपर करेंगे, नहीं ऊपर से नीचे करेंगे, यस। तो नंबरिंग यहाँ से यहाँ होगी 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बोला कि थर्ड कार्बन पे क्या है, OH लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। बाकी सारे कार्बन पे कहाँ है, राइट हैंड साइड। और लास्ट वाला कार्बन CH2OH CH2OH। तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक। अब मुझे इससे रिंग बनाना है, तो रिंग कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट देखिए बच्चा। 5 कार्बन लिख लिया, 6 कार्बन लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखिए किसके पास ऑक्सीजन है, सेकेंड कार्बन के पास। हमेशा कुर्बानी कौन देगा, सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब फिफ्थ कार्बन। मतलब ऑक्सीजन किसके बीच शेयर होगा, सेकेंड एंड फिफ्थ के बीच, ठीक। और इस सेकेंड के पास क्या आ जाएगा, OH। बाकी सब एज इट इज, सेम टू सेम, जैसा इसमें है वैसा ही सेम टू सेम रहेगा, ठीक। तो देखिए रिंग बन रहा है। कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4। कितना ऑक्सीजन, 1। 5 मेंबर्स, 5 मेंबर की रिंग कैसी बनती है, क्या साइक्लोपेंटेन जैसी, तो आंसर है यस। क्या ऑक्सीजन भी है बीच में, तो आंसर है यस। होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, तो आप बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिकल स्ट्रक्चर। क्या ये फ्यूरान जैसा दिख रहा है, मैंने अभी आपको बताया ना बच्चा पायरान एंड फ्यूरान के बारे में। देखिए फ्यूरान जैसा दिख रहा है, याद रखने के लिए F से फ्रक्टोज, F से फ्यूरान। तो जो हमारा फ्रक्टोज है वो कैसा रिंग बनाता है, फ्यूरान जैसा। तो ऐसा शुगर क्या कहलाएगा, फ्यूरानोस। चलिए एक और स्ट्रक्चर इसका रिंग बनाते हैं हम। तो ये मैंने बनाया फ्रक्टो, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूरानोस। फ्रक्टो फ्यूरानोस। अब देखिए जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन के बीच शेयर हुआ है, तो सेकेंड एंड फिफ्थ। तो यहाँ मैंने लिखा सेकेंड एंड फिफ्थ, तो ये हो जाएगा थर्ड फोर्थ। सेकेंड एंड फिफ्थ, तो ये हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। तो सिक्स्थ कार्बन बस फिफ्थ कार्बन के माथे पे बैठा होगा, तो मैंने लिखा CH2OH CH2OH। अब देखिए थर्ड पे OH ऊपर, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ जाएगा रिंग में, ऊपर की तरफ। तो यहां पर आई होप इट इज क्लियर बच्चा, ठीक। अब देखिए सेकेंड कार्बन, जो सेकेंड कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन से जुड़ा है, और सेकेंड कार्बन OH से जुड़ा है, और सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन से, सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन से, सेकेंड कार्बन OH से जुड़ा है। और इस OH को आप मर्जी चाहे तो नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं। और क्या बचेगा हमारे पास, CH2OH CH2OH। कौन सा, फर्स्ट कार्बन वाला, ठीक। अब देखिए OH, क्या ये OH सिक्स कार्बन से सेम प्लेन पे है, तो आंसर है नहीं। क्या फार है, तो यस फार है, तो कैसा फॉर्म, एल्फा। और अगर फार नहीं है तो कैसा फॉर्म, बीटा। तो क्या अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोस एंड बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोस आइसोमर्स हैं, यस। कौन सा आइसोमर बताइए, एनोमर्स। तो क्या बोलेंगे इनको, एनोमर्स। क्लियर है बच्चा, चल। तो ये बात हो गई हमारे हेक्सोज शुगर की। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। तो जो पेंटोज है उसका एग्जाम्पल आता है सबसे पहला राइबोज, ठीक। राइबोज का स्ट्रक्चर अभी हम बना के देखने वाले हैं। तो केमिकल फॉर्मूला, पेंटोज है, इनकी वैल्यू 5 थी, तो केमिकल फॉर्मूला वुड बी C5H10O5।
फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक, पोजीशन ऑफ OH, ग्लूकोज में थर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड OH, राइट, मैनोज में सेकंड थर्ड पे, ये आप कहीं पे अलग से कॉलम बना के लिख लीजिएगा, है ना, लास्ट टर्न रिविजन के लिए। तो ग्लूकोज में थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड, मैनोज में सेकंड और थर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड, गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ पे लेफ्ट हैंड साइड, फ्रक्टोज में जैसा ग्लूकोज में था वैसा ही फ्रक्टोज में रहने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड कार्बन पे होगा OH। पर अगर मैं राइबोज की बात करूं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी OH नहीं होने वाला है, ऑल OH वुड बी ऑन दी राइट हैंड साइड। ठीक, तो OH, ऑल OH ऑन राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए जी, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन बनाने होंगे, 5, 4, 5। फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चा, एल्डिहाइड, तो मैंने बना दिया एल्डिहाइड। नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो कहां से शुरू करेंगे, ऊपर से, 2, 3, 4, 5। चलिए अब OH की पोजीशन डालते हैं, OH, OH, OH और लास्ट कार्बन को हम CH2OH लिख लेते हैं। इस तरफ क्या आएगा, H, H, H। ठीक, अब ये हो गया हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है रिंग। ठीक, तो रिंग कैसे बनेगा, तो रिंग कुछ ऐसे बनेगा। जो सेकंड कार्बन है हमारा, सॉरी सेकंड कार्बन नहीं, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है विच इज फोर्थ कार्बन, इसके बीच क्या हो जाएगा, शेयरिंग। ठीक, और यहां हो जाएगा OH। ठीक, कितने मेंबर की रिंग बनेगी बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल ऐसी रिंग बनेगी। ऑक्सीजन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन रही है, फ्यूरान जैसे दिख रही है, तो ये भी क्या है, फ्यूरानोज। बताइए ऑक्सीजन कौन कौन से कार्बन के बीच शेयर्ड है बच्चा, तो ये शेयर्ड है आपके फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये मैंने नंबरिंग दे दी, फर्स्ट एंड फोर्थ। दिस वुड बी सेकंड, दिस वुड बी थर्ड, और फोर्थ के माथे पे किसको बिठा देंगे, फिफ्थ को, CH2OH। जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर जाएगा, तो सब में क्या होगा, H ऊपर की तरफ। ठीक, फिर मैंने आपको बोला रिंग स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो पहले कार्बन पे आपको छूट है कि आप OH या तो फार बनाएं या फार ना बनाएं। ठीक, तो अगर आप फार बनाते हैं तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, अल्फा राइबोज या राइबोफ्यूरानोज बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे बीटा राइबोज या राइबोफ्यूरानोज बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इनको आपस में, कैसा आइसोमर्स है ये, तो दे आर एनोमर्स। और बताइए एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, फर्स्ट कार्बन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला जितने भी एल्डोज होंगे उनका एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट होने वाला है, पर जो कीटोज होंगे उनका एनोमेरिक कार्बन क्या होगा, सेकंड। क्या आपने फ्रक्टोज में ध्यान दिया था, देखिए जरा, कि ये सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन में बदलाव आया था, यस। तो हम बोलेंगे कि जितने भी कीटोज होंगे उसका एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, सेकंड। चलिए जी, तो आई होप जो हमारा सिंपल शुगर था वो आपके लिए क्लियर है। आप सारे स्ट्रक्चर्स खुद से वापस से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब आते हैं हमने स्टार्टिंग में ही मोनोसैकेराइड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, सिंपल शुगर एंड डिराइव्ड शुगर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डिराइव्ड शुगर आर डिराइव्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल शुगर। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं देखिए जरा। जो आपका डिराइव्ड शुगर है उसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, डिऑक्सीराइबोज एंड नाग,
है ना, नाग नहीं। नाग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक, बारी बारी से देखते हैं। जो डीऑक्सीराइबोज है बच्चा, देखिए जरा, यहां मैंने बना दिया है राइबोज। ठीक, स्ट्रक्चर देख के बताइए, अल्फा राइबोज बना है या बीटा राइबोज? फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर, ऊपर मतलब फार नहीं है, फार नहीं है मतलब अल्फा क्या नहीं, कौन सा? बीटा। ठीक, आपकी मर्जी तो आप अल्फा बना दीजिए, मैंने बनाया बीटा। अब देखिए, ये मैंने बनाया बीटा राइबोज। आपको गौर करना है सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे ऊपर H नीचे OH। मैंने क्या किया? मैंने किया, मुझे इस सेकंड कार्बन पे OH रास नहीं आया, है ना, मैंने इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दिया। अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो क्या ये प्रोसेस डीऑक्सीजनेशन कहलाएगा? ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, डी का मतलब रिमूव होना, तो डीऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। तो सेकंड कार्बन पे जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या बचा? HH। और ऐसा राइबोज जिसके सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन हटा दिया कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज। तो देख के बताइए, क्या राइबोज में मॉडिफिकेशन करके डीऑक्सीराइबोज बना है? तो क्या बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज को? डिराइव्ड शुगर। और ये जो डीऑक्सीराइबोज है, ये आगे जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दैट इट इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो कहां से आया? डीऑक्सीराइबोज से। राइबोज कहां पाया जाता है? तो दिस राइबोज इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म बताइए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो कहां से आया? राइबोज से। केवल आरएनए में ही नहीं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो एटीपी आएगा। ठीक, और वहां भी हम देखेंगे कि राइबोज पाया जाता है एटीपी में। तो राइबोज आरएनए में, एटीपी में पाया जाएगा और डीऑक्सीराइबोज आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीऑक्सीराइबोज इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड शुगर। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। आगे जिक्र आने वाला है नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन में क्या दिख रहा है आपको छुपा हुआ? ग्लूकोज दिख रहा है क्या? बहुत अच्छा, ये मैंने बना दिया यहां पर ग्लूकोज बच्चा। देखिए, अगर आप सब्सटैंशियली स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर देख के ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा शुगर मैंने बनाया है। तो ये ग्लूकोज बनाया। अब हर जगह हमारी दुश्मनी भैया सेकंड कार्बन से ही है। देखिए जरा यहां सेकंड कार्बन पे क्या OH हटा दिया और अमाइन ग्रुप डाल दिया। तो ऐसा ग्लूकोज जिसमें सेकंड कार्बन पे क्या गया है OH की जगह अमाइन ग्रुप, क्या कहलाएगा? ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन, बहुत आसान। अब थोड़ा और चेंज करते हैं ना, शक्ल इसकी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा और बदलाव करते हैं। तो इस अमाइन में एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे एक एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। एसिटिक ग्रुप, आप एसिटिक एसिड आप बनाते हैं ना, 2 कार्बन का एसिड, राइट? तो मैंने क्या कर दिया? एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया। किस पर? नाइट्रोजन पर। तो क्या नाइट्रोजन से एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? तो क्या बोल दिया? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो हम बोलेंगे ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दीज आर नथिंग बट डिराइव्ड शुगर। कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं आपको डिराइव्ड शुगर के दूं तो दे इंक्लूड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, वही चीज करेंगे जो कि हमने ग्लूकोज में किया, गैलेक्टोज में करेंगे। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड। तो जो हमारा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन था, ये सब अमाइन शुगर कहलाएगा। ऐसा शुगर जिसमें कौन सा ग्रुप आ गया? अमाइन ग्रुप। तो क्या बोलेंगे? अमाइन शुगर। पर जिसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मॉडिफाई किया कि COH ग्रुप आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? इनको शुगर एसिड या एसिडिक शुगर, शुगर एसिड। ठीक है क्या? तो इसको डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर्स, बस नाम अगर कहीं आपको दिख जाए ऑप्शंस वगैरह में तो ध्यान रखिएगा, ठीक? वरना जितना हमने पढ़ा है इससे हमारा काम अच्छे से चल जाएगा।
मोनोसेकेराइड खत्म हो गया भैया, है ना। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट पार्ट ओवर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओलिगोसेकेराइड. ओलिगो बोला था ना मैंने आपको कि फ्यू 2 से लेके 9 मोनोसेकेराइड यूनिट से जुड़ के बनेगा ओलिगोसेकेराइड. अगर 2 से जुड़ के बना है तो क्या कहलाएगा? डाइसेकेराइड. तो डाइसेकेराइड में 3 एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है मैल्टोज. और मैल्टोज डाइसेकेराइड है, मतलब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से जुड़ के बना होगा. तो आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे वो मोनोसेकेराइड यूनिट क्या है? तो ये होगा अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज. 2 अल्फा ग्लूकोज को जोड़ के बना हुआ जो हमारा शुगर है वो है मैल्टोज. देखिए, ये मैंने बनाया है अल्फा ग्लूकोज और ये मैंने बनाया अल्फा ग्लूकोज. आमने सामने बना दिया. अब इस 2 अल्फा ग्लूकोज को जोड़ना है ना भैया. कैसे जोड़ेंगे? फेविकॉल लगा देंगे? नहीं, बॉन्ड बनाएंगे. यस. कौन सा बॉन्ड? कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कैसे बनेगा बॉन्ड भैया? देखिए जरा, क्या आपको फर्स्ट कार्बन का OH दिख रहा है? क्या आपको इस अल्फा ग्लूकोज के 4th कार्बन का OH दिख रहा है? इस चैप्टर में जहां भी आपको OH OH आमने सामने दिखे, आप कर देंगे डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. वाटर रिमूव होगा. कैसे? तो हम करेंगे OH ऐसे, H, एक का H और एक का OH रिमूव कर देंगे. और इस वजह से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा तो नहीं बना रही मैं, पर कुछ ऐसा बनेगा बच्चा. इस वाले अल्फा ग्लूकोज का ये पहला कार्बन है, इस वाले अल्फा ग्लूकोज का ये 4th कार्बन है. ये रहा H और बन जाएगा बॉन्ड कुछ ऐसा. ऑक्सीजन शेयर हो गया. ठीक. तो क्या ये इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और इस ग्लूकोज के 4th कार्बन के बीच ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई है? तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नामकरण करते हैं. नाम कहलाएगा अल्फा 1,4 O, क्योंकि शेयर्ड एटम ऑक्सीजन है तो O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो अल्फा 1,4 O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. मतलब इस ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और इस अल्फा ग्लूकोज का 4th कार्बन ने क्या बनाया? बॉन्ड. ठीक. तो ये हो गया हमारा डाइसेकेराइड मैल्टोज. क्या हुआ है इसमें? डिहाइड्रेशन हुआ. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या रिमूव हुआ? वाटर. ठीक है बच्चा. चलिए, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर लें, लैक्टोज एंड सुक्रोज. जो लैक्टोज है उसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर. मिल्क में पाए जाने वाला शुगर मिल्क शुगर. इसलिए आप सुनते होंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस जब होता है किसी को, है ना. लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता. तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में बोला जाता है कि भैया मिल्क प्रोडक्ट खाना बंद करो. क्यों? क्योंकि लैक्टोज कहाँ पाया जा रहा है? मिल्क में. जो सुक्रोज है ना बच्चा, ये सुक्रोज कहलाता है इनवर्ट शुगर. क्यों कहते हैं इनवर्ट शुगर? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो है ना. यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे, वरना इट वुड बी टू मच. आप बोलेंगे मैडम आप बस जूलॉजी पढ़ाइए, केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ानी. तो जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो जो लैक्टोज है ना बच्चा, लैक्टोज देखिए आपको बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज मैंने बनाया है. ठीक. अगर आप सब्सटैंशियली स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चल जाएगा किस शुगर का स्ट्रक्चर है. या मैंने बता दिया बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज बनाया. क्या आपको OH OH आमने सामने दिख रहा है? यस. जहां भी OH आमने सामने दिखेगा क्या करेंगे आप करेंगे डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. तो होगा यहां पर डिहाइड्रेशन. और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? देखिए जरा,
इसका जो पहला कार्बन है और इसका जो फोर्थ कार्बन है, इसका पहला कार्बन है, इसका फोर्थ कार्बन। अब देखिए जरा, क्या ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी? यस। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड बीटा, क्योंकि फॉर्म कैसा है? बीटा। तो हमने बोला बीटा 1,4 O, क्योंकि ऑक्सीजन शेयर्ड एटम है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक। माल्टोज में क्या था? अल्फा 1,4। लैक्टोज में क्या है? बीटा 1,4। सुक्रोज की बात करें, है ना, तो सुक्रोज में है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। देखिए आमने सामने, क्या आपको OH OH दिख रहा है कहीं पर? यस, सेकंड कार्बन का OH फ्रक्टोज का और ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का OH। अगर दिख रहा है OH तो क्या करेंगे? OH अगर दिखे तो आप झट से करेंगे डिहाइड्रेशन। तो यहां होने वाली है डिहाइड्रेशन। क्या रिमूव होगा? पानी। और जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं बच्चा। आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए, तो जब शेयरिंग करेंगे तो कुछ ऐसी शेयरिंग होगी। तो इस बॉन्ड का नाम क्या देंगे हम? हम कहेंगे अल्फा 1 एंड बीटा 2 O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिए, जब भी हमें बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी है, हमने क्या किया है? वाटर रिमूव किया है। याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड तोड़ना होगा तो पानी देना पड़ेगा। तो पानी देकर, पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना कहलाएगा हाइड्रोलिसिस, और जो एंजाइम ऐसा करवाए कहलाएगा हाइड्रोलेज। ये हम डिस्कस करेंगे एंजाइम में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज। सुक्रेज जब काम करेगा तो सुक्रोज को तोड़ेगा, क्या क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज। माल्टोज को तोड़ने वाला मैल्टेज। समझ आ रही है बात? इसको हम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि तोड़ने के लिए वाटर देना पड़ेगा, क्योंकि बनाने के लिए वाटर रिमूव हुआ था। तो आई होप डाइसैकेराइड्स आर क्लियर, क्योंकि आपको ओलिगोसैकेराइड में केवल डाइसैकेराइड्स ही पढ़ने हैं। ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्या होता है इसका मतलब? ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन, रिमूवल, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड होना, रिडक्शन, रिमूवल, ऑक्सीडेशन। पर यहां हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, +1 से +2 हो जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, कम होना मतलब रिडक्शन। और जो रिडक्शन करवा दे ऐसा शुगर कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर, जो ना करवाए कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कैसे समझे? मान लेते हैं मैंने लिया 4 टेस्ट ट्यूब, और चारों टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐड किया है शुगर के 4 सॉल्यूशंस, अलग अलग शुगर लिए मैंने। ठीक। और इस शुगर सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया है एक रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट फॉर एग्जाम्पल। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग रिएजेंट्स पढ़ेंगे, बेनेडिक्ट्स, टॉलेंस रिएजेंट, फॉर एग्जाम्पल फेलिंग्स रिएजेंट यहाँ लेते हैं। तो मैंने 4 टेस्ट ट्यूब्स में ऐड किए थे अलग अलग शुगर सॉल्यूशन, और मैंने सब में ऐड किया है फेलिंग सॉल्यूशन। अब मैं बारी बारी से उठा के इसको क्या करूंगी? हीट करूंगी। हीट करने पर ये जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना, इसमें
कॉपर +2 स्टेट में होता है, क्यूप्रिक फॉर्म में होता है, और ये सॉल्यूशन अपीयर होता है ब्लूइश। मतलब ये चारों सॉल्यूशन शुरुआत में कैसे हैं? ब्लू। पर कौन सा किसमें शुगर है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, मुझे नहीं पता, मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो हमने बारी बारी से शुगर सॉल्यूशन उठाया जिसमें फेलिंग रिएजेंट ऐड किया हुआ है, और मैंने हीट करना शुरू किया। हीट करने पर कलर चेंज होगा। अगर रेडनेस आ गई है, ऑरेंज से रेडनेस आ गई है, तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो गया। और जिसमें ऐसा हो गया वो शुगर क्या है? रिड्यूसिंग। जिसमें चेंज नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन नहीं हुआ, क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक। तो हमने क्या लिया? हमने लिया है कॉपर +2 क्यूप्रिक फॉर्म। कहाँ है? फेलिंग रिएजेंट में। कॉपर +2 से क्या हो गया? +1, क्यों प्लस फॉर्म में आ गया? क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन करवाने वाला शुगर क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। मतलब रिड्यूसिंग शुगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको, और बहुत आसान है बच्चा। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स दे आर रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड में जो माल्टोज होगा रिड्यूसिंग होगा, जो लैक्टोज होगा वो रिड्यूसिंग होगा। पर एक्सेप्शनली बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज होगा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर स्ट्रक्चर देख के भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे? तो जिस भी शुगर में आपको एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, एनोमेरिक कार्बन क्या हो? बॉन्ड ना बना रहा हो। एल्डोज के केस में फर्स्ट कार्बन और कीटोज के केस में सेकंड कार्बन। तो अगर वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है तो वो होगा रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसैकेराइड तो खाली है, बॉन्ड बना ही नहीं रहा है एनोमेरिक कार्बन, तो हम बोलेंगे ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। पर डाइसैकेराइड में देखिए जरा, माल्टोज, इसका एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? इसका एनोमेरिक कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन। बॉन्ड बना रहा है क्या? यस। पर इस ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन खाली है क्या? यस। मतलब इस शुगर में एक एनोमेरिक कार्बन खाली है, मतलब रिडक्शन होगा, क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। देखिए लैक्टोज में क्या इसका एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बना रहा है? यस। पर ये एनोमेरिक कार्बन खाली है? यस। तो एनोमेरिक कार्बन खाली है, एक भी अगर खाली दिखा मतलब रिडक्शन होगी, क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। पर यहाँ एनोमेरिक कार्बन देखिए, इस ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन भी बॉन्ड बना रहा है, और फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? सेकंड, ये भी बॉन्ड बना रहा है, मतलब कोई एनोमेरिक कार्बन खाली नहीं है। और नहीं है मतलब रिडक्शन नहीं करवाएगा, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स कौन कौन? सारे मोनोसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स आपको पढ़ने हैं उसमें कौन कौन? माल्टोज एंड लैक्टोज। एंड सुक्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? चल, अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स की। ठीक, पॉलीसैकेराइड्स मैंने बोला था कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो जो बनेगा पॉलीमर उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। अब ये पॉलीसैकेराइड के दो टाइप हैं, होमो एंड हेटेरो। व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली? तो मान लेते एक टास्क दिया गया आपको बनानी है एक माला, और आपको दिए गए फ्लावर्स। अगर आपने केवल एक ही टाइप के फ्लावर को जोड़ जोड़ के एक माला बनाई, मतलब रिपीटिंग यूनिट क्या हुआ? एक जैसा। मान लेते हैं आपने गेंदे का फूल लिया और गेंदे की माला बना दी, तो जो पॉलीमर बना है वो कैसा बना है? होमो पॉलीमर। पर अगर आपने एक माला बनाई जिसमें गेंदे के फूल के साथ साथ आपने उड़हल का फूल भी ले लिया,
मतलब रिपीटिंग यूनिट एक से ज्यादा टाइप का हो गया, तो हम ऐसे पॉलीमर को क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीमर। तो लाइकवाइज जो पॉलीसेकेराइड है उसमें अगर रिपीटिंग यूनिट लिख लेते हैं डेफिनेशन हम, सिंगल टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ठीक, रिपीटिंग यूनिट को ही हम मोनोमेरिक यूनिट बोलते हैं, है ना। पर हेटेरोपॉलीसेकेराइड में मोर देन वन टाइप ऑफ रिपीटिंग या मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप। बहुत आसान। अब कुछ एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पे देखेंगे। जो मैंने इस तरफ लिखा है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्युलिन, इन सबको अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स पेप्टिडोग्लाइकन, हाइलुरोनिक एसिड, अगार, अगार है ना, आपने सुना होगा एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, वहां अगार का इस्तेमाल होने वाला है। हाइलुरोनिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में पाया जाता है, सेल्स के बीच जो भी खाली स्पेस है उसमें जो सब्सटेंस बड़ा है मैट्रिक्स कहलाता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेज में सब पढ़ते हैं हम। हेपारिन एंटीकोगुलेंट आपके ब्लड में पाया जाता है। तो ये सब दीज आर नथिंग बट योर हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो हम डिटेल में केवल इन सब के बारे में और इस तरफ हम केवल पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, बाकी सबकी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, नाम अगर आपको ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, बारी बारी से बात करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अगर कंपैरेटिवली पढ़ते हैं ना तो याद करना चीज़ों को आसान रहता है। ठीक, तो पहले हम इन तीन को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। चलिए, होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें तीन एग्जांपल्स ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्ट्रक्चर को अभी प्लीज ना देखें, घबराएं नहीं, स्ट्रक्चर देख के बहुत आसान है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले वो सारे फैक्टर जिनको हम कंपेयर करेंगे वो मैंने इस तरफ लिख रखा है। ठीक, सबसे पहला फैक्टर मोनोमर, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड है तो मोनोमेरिक यूनिट एक ही टाइप का होगा, पर वो क्या है, कौन सा मोनोसेकेराइड होगा? तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है अल्फा ग्लूकोज। जो स्टार्च है उसमें भी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? अल्फा ग्लूकोज। एक बात याद रखिएगा, स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इन दोनों को जोड़ के क्या बना है? स्टार्च। तो अगर मैं अमाइलोज की बात करूं तो इसमें भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। अमाइलोपेक्टिन में भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। पर सेल्यूलोज में याद रखिएगा होगा बीटा ग्लूकोज। देखिए कंपैरेटिवली पढ़ने में आसानी होगी याद करने में आपको। तो मोनोमेरिक यूनिट ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज, इन बोथ अमाइलोज एज वेल एज अमाइलोपेक्टिन। पर अगर ग्लूकोज की बात करें तो क्या होगा? बीटा। सेल्यूलोज की बात करें तो होगा बीटा ग्लूकोज। ठीक, सबसे पहला कंपैरेटिव क्लियर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। क्या आपको ग्लाइकोजन ब्रांच दिख रहा है? ब्रांच मतलब शाखाएं निकल रही हैं, दिख रहा है क्या? यस। क्या स्टार्च ब्रांच दिख रहा है? तो आप बोलेंगे मैम अमाइलोज ब्रांच नहीं है पर अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। पर क्या सेल्यूलोज आपको ब्रांच दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं मैडम, ये तो लीनियर चेन है जो कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर कैसा? ब्रांच्ड। स्टार्च अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पर अमाइलोज ब्रांच्ड नहीं है। एक सीधी चेन बनाई और उसको घुमा दिया, हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया स्प्रिंग जैसा, तो हम बोलेंगे हेलिकल, अनब्रांच्ड, और ये क्या है? ब्रांच्ड। सेलुलोज कैसा होगा? अनब्रांच्ड। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना, बोलते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ब्रांच्ड। अमाइलोज कैसा है? अनब्रांच्ड। अमाइलोपेक्टिन branched. Cellulose unbranched.
यहाँ जो आपको ये बीड जैसा, मोती जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? मोनोमेरिक यूनिट। मतलब ये सारे जो आपको डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है? ग्लूकोज यूनिट्स है। ठीक, थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। देखिए जी, मैंने बना दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, कैसा ग्लूकोज बनाया है देख के बताइए? अल्फा ग्लूकोज बनाया है। तो यहाँ आपस में आजू बाजू में 2 अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे मैंने 2 अल्फा ग्लूकोज बना दिए। ठीक, समझाती हूँ बॉन्डिंग कैसे होती है। याद रखिएगा बच्चा, जब भी आपको, है ना, जब भी आपको लीनियर चेन बनानी हो, लीनियर चेन, लीनियर चेन, लीनियर चेन, लीनियर चेन, है ना, जब भी आपको लीनियर चेन बनानी हो तो ग्लूकोज यूनिट को जब हम जोड़ेंगे, देखिए बना देती हूं पहले, कितने लीनियर चेन्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, 4 लीनियर चेन्स दिख रहे हैं। ठीक, और ये लीनियर चेन अल्फा ग्लूकोज की बनाई हमने, मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया होगा। कैसा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा? तो ये हमेशा जब भी लीनियर चेन होगी तो याद रखेंगे 1,4। कैसा लिंकेज? 1,4। पर इस जो 4 मैंने लीनियर चेन्स बनाई, इनको जब जोड़ना है तो जोड़ने ब्रांचिंग पॉइंट पे जो बॉन्ड होगा वो होगा 1,6। मतलब ये जो बॉन्ड है ना बच्चा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, सारे जितने भी पिंक कलर में बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये कैसे बॉन्ड है? अल्फा 1,4। अगर अल्फा ग्लूकोज है तो बीटा होगा तो बीटा 1,4 हो जाएगा, तो 1,4। पर अगर मुझे इनको जोड़ना है, ब्रांचिंग करनी है, यहां जोड़ दिया, ब्रांचिंग करनी है, ब्रांचिंग करनी है, जोड़ दिया, तो ये जो ब्रांचिंग पॉइंट पे मैंने बॉन्ड बनाया है, दिस इज 1,6। अल्फा फॉर्म होगा तो अल्फा 1,6, बीटा होगा तो बीटा 1,6। तो ब्रांचिंग, केवल ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6 होगा, पर लीनियर चेन में कौन होगा? 1,4। तो चाहे कोई स्ट्रक्चर ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो, 1,4 तो होगा ही होगा। मतलब सारे में ग्लाइकोजन, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेल्यूलोज, इन सब में 1,4 लिंकेज तो होगा ही, पर जहां ब्रांचिंग होगी वहां 1,6 भी होगा। क्लियर है क्या? अब ये 1,4 लिंकेज कैसे बनता है, 1,6 लिंकेज कैसे बनता है? देखिए जरा, लीनियर चेन बनानी है मुझको, तो अल्फा ग्लूकोज आमने सामने, और इस OH का H और इस 4th कार्बन का OH, क्या डिहाइड्रेशन होगी? यस। क्या ये ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएगा? यस। कुछ ऐसा बनेगा बच्चा, 1,4। और इसी तरीके से ये बॉन्ड बनाता जाएगा, 1,4 1,4 1,4 लिंकेज ये इसी प्रकार से बनाता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां भी होगा। अरे रे, ये तो बहुत ज्यादा मिट गया। देखिए, ऐसे ही ये 1,4 1,4 1,4 लिंकेज बनाता जाएगा और हमने लीनियर चेन्स बना डाली। पर अगर मुझे ब्रांचिंग करनी है तो देखिए जरा, इस चेन का, इस लीनियर चेन का 6th कार्बन का OH खाली दिख रहा है, इस लीनियर चेन के 1st कार्बन का OH खाली दिख रहा है, और 2 OH अगर खाली दिखेंगे तो क्या बनाने वाले हैं? वाटर। और क्या होने वाला है? डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बन जाएगा इवेंचुअली? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? 1,6। पर हमने इस बॉन्ड को क्या बोला? इसको बोला 1,4। तो अगर लीनियर चेन बनानी है तो 1,4 होगा, और अगर ब्रांचिंग करना है तो ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6 होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां देखिए, क्योंकि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं बॉन्ड प्रेजेंट की बात करूं तो बॉन्ड कौन सा होगा? 1,4। कैसा? अल्फा। तो 1,4 तो होगा ही, पर ब्रांच्ड है तो ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6 भी होगा। अगर मैं बात करूं स्टार्च की, तो स्टार्च में जो अमाइलोज है अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है मतलब हेलिकल है, हेलिकली कॉइल्ड है ना बच्चा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? अनब्रांच्ड है, तो अल्फा 1,4 तो होगा ही। क्या 1,6 होगा? नहीं, ब्रांच नहीं है तो। पर अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है तो 1,4 तो हर हाल में होगा,
और ब्रांचिंग होने की वजह से कौन होगा, 1,6B होगा। पर देखिए सेल्यूलोज अनब्रांच्ड है, 1,4 होगा क्या, यस। अल्फा होगा क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट क्या है, बीटा ग्लूकोज, तो बॉन्ड होगा बीटा 1,4। बहुत आसान है कंपैरेटिवली पढ़ना, है ना। तो बॉन्ड प्रेजेंट, जो ब्रांच्ड होगा वहां 1,4 1,6 दोनों, जो अनब्रांच्ड होगा वहां केवल 1,4। अल्फा फॉर्म है मोनोमेरिक यूनिट तो अल्फा 1,4, अगर बीटा है तो बीटा 1,4। ठीक, लोकेशन की बात करते हैं, कहां पाया जाता है। तो जो ग्लाइकोजन है आपका, है ना, ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं that they are present in liver and skeletal muscle। जब भी आप खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया, ब्लड से घूमता घूमता सारे सेल्स में गया, सेल्स की मर्जी, अगर उसको जरूरत है तो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा, अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको बचा बचा के क्या कर लेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। मतलब ये कहां स्टोर करने वाला है, लिवर और स्केलेटल मसल में। फंक्शन क्या है बच्चा, स्टोरेज। क्या फंक्शन है, स्टोरेज, ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो रिजर्वॉयर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ग्लाइकोजन बना लिया, ग्लाइकोजन को तोड़ा और ग्लूकोज रिलीज हुआ, ग्लाइकोजन का टूटना कहलाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, किसका, ग्लाइकोजन का। और ये वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिवर होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब जरूरत पड़े तो। ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लाइकोजेनेसिस, लाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, तो आपका ग्लाइकोजन कैसा सैकराइड है, पॉलीसैकराइड है, स्टोरेज पॉलीसैकराइड। अगर मैं बात करूं स्टार्च की, तो स्टार्च कहां पाया जाता है बच्चा, प्लांट में पाया जाता है। और प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में ग्लाइकोजन और प्लांट में क्या है, स्टार्च। तो फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। पर अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज कहां पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये स्टोरेज के काम नहीं है, सेल वॉल बना रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये पॉलीसैकराइड स्टोरेज तो नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड होगा। और एक बात याद रखिएगा आप कि जो सेल्यूलोज होता है, इस सेल्यूलोज को हम मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। सेकंड मोस्ट होता है अबंडेंट काइटिन। ठीक, तो हमने बोला कि ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन में मोनोमेरिक यूनिट अल्फा ग्लूकोज। कितने मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, तो मैंने बोला था पॉलीसैकराइड में 100 से 1000 होते हैं, तो आपके ग्लाइकोजन में आपको 30,000, लगभग 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स दिखने वाले हैं। ठीक, अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और यहां भी मोनोमेरिक यूनिट, दोनों में क्या है, अल्फा ग्लूकोज। अमाइलोज अनब्रांच स्ट्रक्चर है, हेलिक्स बनाता है, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक, अमाइलोज में आपको 200 से 1000 के अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स दिखेंगे, अमाइलोपेक्टिन में 2000 से 2 लाख तक दिख सकते हैं आपको लगभग। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं तो यहाँ लगभग आपको 6000 ग्लूकोज यूनिट्स दिखने वाले हैं, पर कैसा, अल्फा क्या, नहीं, बीटा ग्लूकोज। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड। अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच, सेल्यूलोज क्या है, अनब्रांच्ड। तो अगर ब्रांचिंग पता है हमें है या नहीं, तो हम उस हिसाब से बॉन्ड बता सकते हैं। तो जो भी ब्रांच होगा 1,4 लिंकेज होगा, 1,6B होगा, अनब्रांच में केवल 1,4 होगा। फंक्शन की बात करें तो जो हमारा ग्लाइकोजन है दैट इज स्टोरेज, किसमें, इन केस ऑफ एनिमल्स। कहां स्टोर होता है, लिवर एंड स्केलेटल मसल्स में। पर स्टार्च कहां स्टोर होता है, प्लांट्स में। ठीक, पर सेल्यूलोज स्टोरेज के काम आता है क्या, नहीं। कहां पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल में, इसलिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड बोलेंगे हम इसको। ठीक, एक क्वेश्चन आता है बच्चा कि हमने बॉडी में अगर ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं किया, जरूरत से ज्यादा गया ग्लूकोज,
तो हमने उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही क्यों स्टोर किया, प्लांट ने उसको स्टार्च के फॉर्म में ही क्यों स्टोर किया, केवल ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहने देते, है ना। तो अगर आप केवल ग्लूकोज ग्लूकोज को स्टोर करेंगे, मान लेते हैं एक बक्सा है आपके पास, है ना, इसमें अगर आपको तार वायर अकोमोडेट करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तार को आप, वायर को आप सीधे लीनियरली प्लेस करिए, पर इतने बड़े से बक्से में केवल इतना ही वायर अकोमोडेट कर पाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लंबी वायर को भी आप इस बक्से में अकोमोडेट कर पाए, तो क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग से क्या हो गई, सरफेस एरिया बढ़ गया, कम स्पेस में ज्यादा वायर अकोमोडेट कर पाए आप। यही फंक्शन तो आपकी विलाई करती है, विलाई एंड माइक्रो विलाई, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाती हैं। तो यहां ब्रांचिंग की वजह से आप कम स्पेस में ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट को स्टोर कर पा रहे हैं। दूसरा कि जितने भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, है ना। आपको ऐसा कोई स्टोरेज कंपाउंड नहीं चाहिए जिसके 100 नखरे हों, है ना। आपको ऐसा चाहिए जो एकदम शांत बैठा है। तो आपका जो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन है, दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। साथ ही साथ दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव ऑल्सो, जहां है वहां की ऑस्मोलैरिटी को, वाटर पोटेंशियल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मतलब कोई भी झंझट, कोई भी परेशानी ये सेल को प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो सेल बोलेगा भैया ठीक है, ओके, तुम रहो मेरे पास स्टोर। पर अगर मैं ग्लूकोज को रखती तो ये केमिकली रिएक्टिव है, ये ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है, और ये ज्यादा कम स्पेस में ज्यादा हम स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, चूंकि दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, इसलिए दे आर आइडियल। क्लियर। तो ये कंपैरेटिवली हमने पढ़ लिया ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज को। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो स्टार्च है दैट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका स्टार्च का अमाइलोज है, इस अमाइलोज के हेलिक्स में ट्रैप हो जाता है आयोडीन। कौन ट्रैप हो जाता है? आयोडीन। और जब आयोडीन ट्रैप होता है तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, और जिसकी वजह से कलर भी चेंज होता। तो कैसा कलर देता है ये? ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन स्टार्च के अमाइलोज के हेलिक्स में जाके ट्रैप होता है। ठीक, इसी को मैं स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। आलू काटा, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, कुछ टाइम बाद देखेंगे तुरंत ही ये ब्लू ब्लैक कलर देगा, मतलब वहां स्टार्च मौजूद है। एंड की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चा, है ना। बस, और बहुत ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। थोड़ा जिक्र हम करते हैं कुछ और होमोपॉलीसैकेराइड का, जैसे काइटिन एंड इन्यूलिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोनोमेरिक यूनिट क्या है? तो काइटिन में मोनोमेरिक यूनिट होगी नाग, अभी पढ़ा था हमने, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इन्यूलिन की अगर मोनोमेरिक यूनिट की बात करें तो यहां होगा फ्रक्टोज। नाग का फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हमने लिखा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये जो काइटिन है, इट इज प्रेजेंट इन fungal cell wall as well as it is present in exoskeleton of arthropoda, insects, crustaceans, है ना। क्रस्टेशियन जिसमें आप प्रॉन्स पढ़ते हैं, इंसेक्ट जिसमें आप कॉकरोच पढ़ते हैं ना, तो इनके एक्सोस्केलेटन में क्या पाया जाता है? काइटिन। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल। बताइए, इसको स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बोलेंगे क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहलाएगा ये। पर वहीं अगर मैं इन्यूलिन की बात करूं तो ये इन्यूलिन, जैसे आपने ट्यूबर्स, स्वीट पोटैटो वगैरह में पढ़ते हैं ना, ट्यूबर, रूट ट्यूबर है ना सर, उसी तरीके से कुछ प्लांट्स है जैसे डायलिया प्लांट, इनके रूट में पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है? रूट ट्यूबर्स ऑफ डालिया प्लांट्स, इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ट्यूबर्स जैसे स्वीट पोटैटो है ना, ट्यूबर्स क्या काम करते हैं? स्टोरेज ही तो है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन ही है, आप मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में भी पढ़ेंगे। तो हम बोलेंगे कैसा, स्ट्रक्चर या स्टोरेज? तो आंसर है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड।
क्लियर है? इन्यूलिन है ना बच्चा, इंसुलिन नहीं है। कभी कभी है ना कुछ चीज़ें एकदम सिमिलर दिखने लगती हैं, तो इन्यूलिन इंसुलिन अलग चीज़ है, इंसुलिन हार्मोन है, इन्यूलिन होमोपॉलीसेकेराइड। क्लियर? चलिए, लास्ट टॉपिक टू डिस्कस इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जिसमें रिपीटिंग यूनिट एक टाइप के होंगे क्या? नहीं, एक से ज्यादा टाइप के होंगे। यस। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज पेप्टिडोग्लाइकैन। एंड दिस पेप्टिडोग्लाइकैन का अगर मैं आपसे बोलूं रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे मैडम नाग एंड नाम। नाग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नाम का मतलब भूपेंद्र जोगी नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक, तो दीज टू आर रिपीटिंग यूनिट्स, इसलिए क्या बोला, मोर देन वन टाइप का रिपीटिंग यूनिट हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अगर मैं लोकेशन की बात करूं बच्चा, है ना, फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं क्योंकि पहले हमने लिखा हुआ है ना, लोकेशन की बात करूं तो ये पाया जाता है प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल, अगर सेल वॉल में प्रेजेंट है मतलब स्टोरेज तो नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चरल। तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चरल। देखिए हमने कितने सारे पॉलीसेकेराइड्स पढ़े और उनको हमने कैटेगराइज कर लिया स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल में, है ना। ग्लाइकोजन स्टोरेज, स्टार्च स्टोरेज, सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल, इन्यूलिन स्टोरेज, काइटिन स्ट्रक्चरल। अगर मैं बात करूं पेप्टिडोग्लाइकैन की, स्ट्रक्चरल, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं बच्चा लाइजोजाइम, सुना है क्या नाम आपने, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो कि आपके टीयर, सलाइवा इन सब में पाया जाता है। ये जो आपके नाग नाम हैं ये आपस में जुड़े होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और इन्हीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है लाइजोजाइम। इसलिए हम बोलते हैं लाइजोजाइम इज एंटी बैक्टीरियल। क्या ये एंटी बैक्टीरियल क्या करता है ये, तो इट क्लीव्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड between नाग एंड नाम। क्लियर है? कहां पाया जाता है लाइसोजाइम, तो प्रेजेंट इन टीयर, सलाइवा etc. आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिटेल में केवल पेप्टिडोग्लाइकैन पढ़ना है आपको, बाकी और भी कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इस लेक्चर को एंड करते हैं, पर एंड हम करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। ठीक, क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज मुझे याद आई है, वापस आइए सेल्यूलोज के पास। सेल्यूलोज में एक चीज याद रखेंगे बच्चा कि जो आपका पेपर बनता है सेल्यूलोज के मॉडिफिकेशन से, जो आपके आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम बोलते हैं रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क विच इज रेयॉन, ये रेयॉन भी किससे बनता है, सेल्यूलोज के मॉडिफिकेशन से। ये बात याद रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, विच इज एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस विथ अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज what would be the chemical formula of a polysaccharide containing 100 glucose residues? तो आप तुरंत से बोलेंगे मैडम ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो C6H12O6 होता है, 100 रेसिड्यूज हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। बट यू आर रॉन्ग हियर, क्योंकि हमने अगर 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ना है, पॉलीसेकेराइड बनानी है, तो क्या बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बताइए। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊंगी, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 3 ग्लूकोज 2 बॉन्ड, 4 ग्लूकोज 3 बॉन्ड, मतलब जितना पॉलीसेकेराइड में नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे उससे एक कम क्या होगा, बॉन्ड। तो अगर 100 ग्लूकोज रेसिड्यू को जोड़ना है तो कितने बॉन्ड्स होंगे, 99। कितने बॉन्ड्स, 99 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स।
तो जब जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना तब तब वाटर निकला, मतलब कितना H2O निकलेगा, 99। तो ये जो आपने बोला था स्टार्टिंग में भैया C6H12O6, मतलब ऐसा, ये जो आप बोलेंगे है ना कि ये होना चाहिए इस पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला, तो यहाँ हम एक चीज मिस कर रहे हैं, वो क्या है, -99H2। इस पूरे केमिकल फॉर्मूला में मुझे 99H2O क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट केमिकल फॉर्मूला होगा वो इस पॉलीसेकेराइड का होगा जिसमें 100 ग्लूकोज रेसिड्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल, है ना। बाकी और भी रिविजन हम कंटिन्यूड रखेंगे, है ना। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।